गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम डोडिया गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 बिजलम श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA द्वितीय वर्ष इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें कि 1740 से लेकर 1956 तक की घटनाओं का विवरण दिया गया है। आज के इस प्रकरण के अंतर्गत हमारा टॉपिक रहेगा वह है भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास अंग्रेजों के समय। पिछले वीडियो में हमने 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच और हंटर कमीशन आयोग की जो सिफारिशें थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 तथा सेंट्रल आयोग विश्वविद्यालय आयोग इसकी सिफारिशें तथा आटोप समिति, वर्धा योजना और सजट योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार भारत में शिक्षा का विकास हुआ अंग्रेजों के समय में। तो आइए हम अपना प्रकरण शुरू करते हैं। तो रेले कमीशन 1902 तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा से संबंधित मैकाले की योजना की आलोचना की। कर्जन द्वारा शिक्षा में लाने वाले परिवर्तनों का जो उद्देश्य है राजनैतिक अधिक शैक्षणिक कम था। 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से जाना गया था। शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्तावों की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन ने 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। तो 1904 में पारित किया गया विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम के जो प्रावधान थे कुछ इस प्रकार से रहे थे। आइए हम देखते हैं विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रमुख प्रावधान जो कि 1904 में पारित किए गए थे। सबसे पहला प्रावधान था कि विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की संख्या 50 से न्यून तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय के उप सदस्यों की जो संख्या है 50 से न्यून तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनका जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होगा। उप सदस्यों को सरकार के द्वारा चुना जाना है। उप सदस्यों को सरकार के द्वारा चुना जाना था। सरकार के द्वारा चुना जाना था। दूसरा प्रावधान था कि विश्वविद्यालयों को अध्यक्ष तथा शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करनी चाहिए। विश्वविद्यालयों को अध्यक्ष तथा शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति करनी चाहिए। तीसरा प्रावधान विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। सरकार को विश्वविद्यालय सीनेट के द्वारा सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर वीटो अर्थात निषेधाधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी नियंत्रण कठोर हो गया। इस अधिनियम के द्वारा अशासकीय कॉलेजों पर सरकारी जो नियंत्रण है कठोर हो गया। सिंडिकेट को समय समय पर कॉलेज के निरीक्षण का अधिकार
कॉलेज के निरीक्षण का अधिकार मिल गया था। 5 नंबर प्रावधान जो है, गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार मिल गया। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार मिल गया। नेक्स्ट है कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंधित करने का अधिकार मिल गया। विश्वविद्यालयों से संबंधित करने का अधिकार मिल गया था। यह था 6 नंबर। नेक्स्ट, कर्जन के विश्वविद्यालय अधिनियम की आलोचना करते हुए कुछ आलोचकों ने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतः सरकारी विश्वविद्यालय बन गए हैं। कर्जन के समय कृषि विभाग, पुरातन विभाग की स्थापना की गई। साथ ही 1904 के प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम को पारित करने में सहायता दी गई। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय की गई थी। इस स्थान को ग्रहण करने वाले प्रथम जो अधिकारी थे H.W. ऑरेंज था। इस स्थान को ग्रहण करने वाला प्रथम अधिकारी H.W. ऑरेंज था। नेक्स्ट है 1913 ईस्वी का सरकारी प्रस्ताव। 21 फरवरी 1913 को शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव पारित किए गए थे, जिसमें प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय स्थापना पर जोर दिया गया। प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया। नंबर 2, शिक्षण विश्वविद्यालयों, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयासों के महत्व पर बल दिया गया। 1914 में छिड़े प्रथम महायुद्ध के कारण ये जो प्रस्ताव थे क्रियान्वित नहीं हो पाए। नेक्स्ट है सैंडलर आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। सैंडलर आयोग अर्थात कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। 1917 में सरकार ने डॉक्टर माइकल सैंडलर के नेतृत्व में कलकत्ता में विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन हेतु एक आयोग नियुक्त किया। सैंडलर आयोग में आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद 2 भारतीय सदस्य थे। सैंडलर आयोग ने 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी आलोचना की और निम्नलिखित सिफारिशें जो है प्रस्तुत की। नंबर 1 है इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हो। इंटरमीडिएट कक्षाएं विश्वविद्यालय से पृथक हो। नंबर 2, इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन हेतु माध्यमिक बोर्ड का गठन हो। 3 नंबर, कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के अधीन किया जाए। कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से मुक्त कर बंगाल सरकार के नियंत्रण में किया जाए। नेक्स्ट है स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हो। 5 नंबर, प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक कुलपति नियुक्त किया जाए। साथ ही अंतर विश्वविद्यालय भी स्थापित हो। 6 नंबर,
महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए और औद्योगिक प्रशिक्षण से जुड़ी जो समस्याएं हैं विश्वविद्यालय के द्वारा ही निपटाई जाए। महिला शिक्षा पर जोर दिया जाए तथा औद्योगिक प्रशिक्षण से जुड़ी समस्याएं विश्वविद्यालय के द्वारा ही निपटाई जाए। तो सैंडल आयोग की जो सिफारिशें इस प्रकार से रही थी। तो सैंडल आयोग के सुझावों पर एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना की गई थी। सैंडल आयोग के सुझावों पर एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना हुई। सैंडल आयोग की रिपोर्ट पर मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ और हैदराबाद में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। शिक्षा प्रांतीय विषय बन गया। विश्वविद्यालयों के संचालन का जो जिम्मा है अब प्रांतों का हो गया था। नेक्स्ट है हार्टोग समिति 1929। हार्टोग समिति 1929 तो शिक्षा के विकास पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने 1929 फिलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था। आयोग की सिफारिशें थी प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए। नंबर 2, ग्रामीण संस्कृति के छात्रों को मिडिल स्कूल तक की शिक्षा प्रदान की जाए। इसके बाद उन्हें औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। तीसरी सिफारिश थी जो विश्वविद्यालयों को सुधारने के प्रयत्न किए जाएं। विश्वविद्यालयों को सुधारने के प्रयत्न किए जाएं तथा उन्हीं को उच्च शिक्षा मिले जो योग्य हो। हार्टोग समिति की सिफारिश के आधार पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था। हार्टोग समिति की सिफारिश के आधार पर ही 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ था। आइए अब हम देखते हैं वर्धा योजना। वर्धा योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सैंडल आयोग के पश्चात हार्टोग समिति 1929 और इसके पश्चात वर्धा योजना प्रारंभ की गई। तो गांधी जी द्वारा हरिजन में शिक्षा पर लिखे अनेक जो लेख हैं तथा अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन में उनके द्वारा शिक्षा पर प्रस्तुत योजना को मिलाकर बुनियादी शिक्षा की वर्धा योजना प्रस्तुत की गई थी। इस योजना की सिफारिशें कुछ इस प्रकार थी। नंबर 1 थी वर्धा योजना की सिफारिश 7 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए 7 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। नंबर 2, शिक्षा का जो माध्यम है मातृभाषा होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए जिससे कि विद्यार्थी स्वावलंबी बन सके। तीसरी सिफारिश छात्र को उसकी रुचि के अनुरूप ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। छात्र को उसकी रुचि के अनुरूप ही व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा द्वितीय महायुद्ध के कारण यह जो योजना थी लागू नहीं हो पाई थी। द्वितीय महायुद्ध के कारण वर्धा योजना लागू नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट है सर्जेंट योजना। नेक्स्ट है सर्जेंट योजना।
तो 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सर्जेंट ने शिक्षा पर एक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत योजना पेश की थी, जिसकी सिफारिशें कुछ इस प्रकार रही थी। नंबर 1 है, देश में प्रारंभिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। देश में प्रारंभिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। 2 नंबर, 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए 6 से 11 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए व्यापक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था हो। 3 नंबर, 11 से लेकर 17 वर्ष की उम्र तक के लिए 6 वर्ष की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उच्च विद्यालय 2 प्रकार के होंगे। नंबर 1 विद्या विषयक, नंबर 2 है प्राविधिक और व्यवसायिक, जो हमें शिक्षा के साथ साथ व्यवसाय प्रदान करती हो। सर्जेंट योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। इसी के साथ ही भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल समाप्त हो गया। इसी के साथ ही भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल समाप्त हो गया था। इस प्रकार भारत में शिक्षा का विकास जो अंग्रेजों के समय में किया गया था, जिसमें 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, हंटर कमीशन आयोग 1882-83, इसके अलावा 1904 में पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, इसके साथ 1913 के सरकारी प्रयास, फिर इसके पश्चात सेंट्रल आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग तथा हार्टोग समिति, वर्धा योजना तथा सर्जेंट योजना के माध्यम से भारत में शिक्षा के विकास प्रसार के लिए बल दिया गया था। और सर्जेंट योजना के बाद 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल समाप्त हो गया था। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।